करके इसको जो है वोटिंग स्टार्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वे भाई एग्जाम होने वाला आपका यूजीसी नेट का जो हिस्ट्री का जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 5 जनवरी को। डेट शीट आ चुकी है और आप सभी लोगों ने देख भी ली होगी। तो आगामी परीक्षाओं में जो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वे क्वेश्चन एमसीक्यू और इसके अलावा पीवाईक्यू में आपके सामने लेकर आया हूं। तो वही क्वेश्चन हम लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम में ज्यादा लंबा समय रहा नहीं आपका। लगभग ये मान लो कि आज से 15 दिन के आसपास अभी आपके पास में 14-15 दिन आपके पास में शेष बचे हैं। तो इन 14-15 दिनों में ही आपको अपने एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी करनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और हिस्ट्री के आपको मैं आज जो है ये क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं या आने की संभावना है। उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वैदिक नदियों से संबंधित है कि कौन सी नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे और अब उसको किस नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। और ये जो पीडीएफ रहेगी आपको वो प्राप्त होगी यूजीसी आपका संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। तो संसार अकेडमी टेलीग्राम के नाम से हमारा चैनल है, तो यहां से आप लोग जो है ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो सकता है। देखो सबसे पहले एक तरफा नदी दी गई है वैदिक नदी और वर्तमान प्रतिरूप यानी कि वर्तमान में उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है, ये इसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा ये हमको देखना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया है आपके क्या विपाशा नदी दी गई है। विपाशा नदी की अगर हम बात करें, विपाशा नदी आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। विपाशा जो नदी है तो इस नदी की अगर हम बात करें, एक मिनट भाई, थोड़ा सा कहां पे दिक्कत चल रही है। एक मिनट रुक जाओ। चलो आ गया पेन। विपाशा जो नदी है, विपाशा नदी को क्या कहा जाता है? देखो सबसे पहले दी गई आपकी कौन सी विपाशा नदी। विपाशा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नदी है, एक मिनट भाई इसका थोड़ा सा किस लिए नहीं चल रहा वही तो देख रहा हूं मैं। एक मिनट चल गया भाई। विपाशा नदी की बात करें अगर हम तो विपाशा जो नदी है ये नदी, इस नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ठीक है, इस नदी को प्राचीन काल में विपाशा कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं इसको? विपाशा कहा जाता है व्यास नदी को। और व्यास नदी आपके नंबर 3 पर दी गई है। इसके अलावा पुरुषनी की बात करें तो पुरुषनी जो नदी है इसको रावी नदी कहा जाता था। इसी के तट पर आपका झेलम का सॉरी एक मिनट, पुरुषनी जो नदी है इसको रावी को कहा जाता था भाई। रावी जो वर्तमान पंजाब में बहती है। वितस्ता की अगर हम बात करें, वितस्ता, वितस्ता किसको कहा जाता था? वितस्ता, वितस्ता जो बोलते थे वो झेलम को कहा जाता था। झेलम को कहते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद सतुर्दी की बात करें तो ये सतलज आ जाएगी। सतुर्दी की बात करें तो सतलज आ जाएगी। इसके अलावा और भी प्राचीन काल की नदियां हैं, जैसे मान लो सदानीरा है। सदानीरा को वर्तमान में गंडक के नाम से जाना जाता है। रेवा नदी है, रेवा को नर्मदा कहा जाता है। कालिंदी, कालिंदी जो नदी है उसको आज के टाइम में यमुना कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें गोरा की तो गोरा गंगा को कहा जाता है। ये कुछ प्राचीन नाम थे। अब इनके देख लेते हैं मिलान करके भाई कौन से आपका आंसर इसमें सही रहेगा। देखो डी का डी सही है तो डी का डी केवल आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इनके पहले का थर्ड रहेगा। देखो पहले का व्यास आ जाएगा, थर्ड आ गया। दूसरे का सेकंड यानी कि पुरुषनी का कौन सा है? पुरुषनी का रावी था। इसके अलावा सी यानी कि सी में आपका वितस्ता है, वितस्ता झेलम, ये इनके ये झेलम दी है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है एशिया माइनर में, एशिया माइनर के बोगाज कुई अभिलेख में निम्नलिखित में से कौन कौन से वैदिक देवताओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है? एशिया माइनर यानी कि एशिया से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है लगभग 1400 बीसी के आसपास का वो अभिलेख है जिसे बोगाज कुई या बोगाज कुई अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में कौन कौन से देवताओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है, बस ये आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर फटाफट आप लोगों को देना है। बताओ सबसे पहले ए जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका क्या दिया गया भाई? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका
इंद्र, वरुण और अग्नि। इंद्र, वरुण और अग्नि का दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, इंद्र, वरुण, अग्नि दिया गया है। इंद्र, वरुण, अग्नि एवं सूर्य। बी में है आपका इंद्र, वरुण, मित्र और एवं अग्नि। सी में दिया गया है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसके अलावा डी में दिया गया है इंद्र, मित्र, घोष और नासत्य। तो कौन सा देवता, यानी कि कौन से देवताओं का उल्लेख हमको कहां पे मिलता है? बोगाज को अभिलेख में मिलता है, जो ईरान इराक के क्षेत्र से हमको प्राप्त हुआ है, मध्य एशिया के क्षेत्र से ये आपका अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो देवता की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंद्र की जानकारी हमको यहां से देखने को मिलती है। तो भाई इंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त मिल जाती है। इंद्र के अलावा अगर हम बात करें, यहां से मित्र की जानकारी मिलती है, मित्र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा नासत्य की बात जो है, नासत्य देवता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वरुण देवता की जानकारी भी हमको यहां से प्राप्त होती है। तो इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, ठीक है। तो इंद्र, वरुण, अग्नि, अग्नि नहीं है, ठीक, ना सूर्य है, अग्नि नहीं है। इसके अलावा आपका घोष भी नहीं है। तो क्या रह गया इसमें? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है किस कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित था? राजा सुदास की अगर हम बात करें, तो इसकी जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास के द्वारा एक आपका युद्ध लड़ा गया, जिसे 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है ऋग्वेद से, भाई ऋग्वेद के 7वें मंडल से। तो अगर बात करें, इन्होंने आपके 10 राजाओं को पराजित किया था, 5 आर्य और 5 अनार्य, यानी कुल मिलाकर 10 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। तो इसके ये आपका किस जन से संबंधित थे? ये थे आपके तिरसु के नाम से एक जन था इस समय। तो उससे संबंध था किसका? उसी से संबंध था राजा सुदास का। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कथन और कारण वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो ऑप्शन ए दिया गया है सबसे पहले, जो आपका कथन के रूप में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो कथन के रूप में दिया गया है, और इसमें पूछा गया आपसे भाई कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं, या फिर ए और आर सही की ए आर की सही व्याख्या करता है। तो देखो सबसे पहले दिया गया इसमें यूनानी यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां, यानी कि फारस का जो साम्राज्य था उसका 20वां तथा सबसे समृद्ध सत्रपी, यानी कि सूबा या प्रांत बना था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो भारत का जो पश्चिमोत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, वो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इस बात की जानकारी दी है कि आपका जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, उस पर कभी फारस ने अधिकार किया था जब फारस का आक्रमण हुआ था। तो वो उन्होंने अपना 20वां राज्य या 20वां प्रांत या 20वां सूबा बनाया था। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद सिकंदर के आक्रमण 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। ये दूसरा जो कथन दिया गया है। देखिए भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था वो आपका प्रभाव लुप्त हो चुका था। इसने कहा प्रभाव लुप्त हो चुका, लुप्त नहीं हुआ था, ठीक है। तो लुप्त नहीं हुआ था कुल मिलाकर। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका सिकंदर के आक्रमण 327 से 326 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। जी नहीं, लुप्त नहीं हो चुका था, बल्कि एक तरह से जो है आपका प्रभाव में बना हुआ था। तो जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, उस समय पारसिक, पारसिक का मतलब है कि फारस का भारत पर क्षेत्र जो है, भारत के कब्जे, भारत का कुछ क्षेत्र फारस के या ईरान के या इराक के कब्जे में रहा था उस समय। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका गलत है भाई। ये दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत है, और पहला ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि ए सही है। ए और आर दोनों सही है, तो ये तो होगा नहीं। ए आर दोनों सही, ये भी नहीं है। ए सही है और आर गलत है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा। क्योंकि सेकंड में कह रहा है ये कि जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, उस समय भारत में ईरान का शासन या फारस का शासन नहीं था, या फारस का प्रभाव लुप्त हो चुका था, लुप्त नहीं हुआ था। उस समय भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो फारस के अधिकार में थे सिकंदर के आक्रमण के समय। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किसने निम्न वक्तव्य दिया है? तो यानी कुल मिलाकर जो है ये कथन किसका है, ये हमको इसमें बताना है। ये पूछ रहा है भाई ये कथन किसके द्वारा दिया गया। क्या है कथन? भागवापी क्षत्रियों अहिपी क्षत्रियों, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। ये कथन किसने कहा?
तो ये जो कथन कहा गया था ये अजातशत्रु के द्वारा कहा गया था। अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो ये बिंबिसार का पुत्र था और अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु की अगर बात करें तो हर्यक वंश का एक प्रमुख शासक माना जाता है अजातशत्रु को, और अजातशत्रु ने ही मगध साम्राज्य को एक विशालता, एक जो है एक बड़ा क्षेत्र प्रदान किया था अजातशत्रु के द्वारा ही। और इसने जो है अगर बात करें वैशाली को और काशी को, ठीक है, इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों को मिलाकर मगध साम्राज्य में शामिल किया था अजातशत्रु के बारे में। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है, यानी कि कौन सा वो दक्षिण भारत का एक ऐसा लेखक है या कवि है जिसने क्या किया, नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। यानी कि नंद वंश जो था आपका, जिसका प्रमुख, जिस वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई और उसके बाद घनानंद उस वंश का सबसे प्रमुख शासक रहा, तो उसने ये बताया कि भाई नंद वंश के जो राजा हैं उनका धन जो है वो संचित है, कोष में रखा हुआ है, संचित धन है। तो इस बात की जानकारी जो है एक कवि लेखक हैं दक्षिण भारत के, जिनका नाम है मामूल नर के नाम से इनका नाम है, मामूल नर इनका नाम है। तो बी ऑप्शन हमारा सही इसमें हो जाएगा, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मामूल नामक लेखक ने इस बात की जानकारी दी है कि भाई नंद वंश के जो राजा थे उनका धन जो है वो संचित धन के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये मामूल नर इनका नाम है, दक्षिण भारत के ये कवि थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सत्रिधाता। अच्छा, एक तरफ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनका विभाग, यानी कुल मिलाकर मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल से संबंधित कुछ विभाग आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन में, और यहां पर आपको देखना है कि कौन सा विभाग किससे संबंधित है या कौन सा विभाग किससे संबंधित है। इस तरह के मिलान आपको इसमें करने हैं। सबसे पहले सत्रिधाता दिया गया है। सत्रिधाता की बात करें तो ये कोषागार का प्रमुख हुआ करता था, कोषागार का स्वामी हुआ करता था सत्रिधाता। तो इसका चौथा हो जाएगा, यानी कि आपका चौथे का ए से ही रहेगा भाई आपका। इसके बाद बात करें दूसरे की समाहर्ता। समाहर्ता के बारे में आप सब जानते हो, कर संग्रह इसके द्वारा किया जाता था, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके सामने ए आ जाएगा, नहीं बी है भाई, बी इसके सामने बी आ जाएगा। इसके बाद पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो पण्य जो अध्यक्ष था ये वाणिज्य विभाग का प्रमुख था, वाणिज्य विभाग का स्वामी हुआ करता था या प्रमुख हुआ करता था। तो इसका हो जाएगा आपका बी सी का सेकंड। और लास्ट बचा आपका अंतरवंशिक, ये हो जाएगा रानीवास के रक्षक दल का स्वामी हुआ करता था, तो डी इसके सामने आ जाएगा। इस तरह से था। इसके अलावा और भी इसमें और जो है अधिकारियों के पद थे, जैसे आपने सुना होगा अंतपाल। अंतपाल जो था वो सीमा दुर्गी जो है, सीमावर्ती जो क्षेत्र होता था उनके दुर्गों की रक्षा किया करता था, उसे बोलते थे क्या, अंतपाल। एक था आठविक। आठविक जो था वो वन विभाग का रक्षक हुआ करता था या वन विभाग का प्रमुख हुआ करता था। और एक था व्यवहारिक। व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके मिलान कर सकते हैं आप। देखो ए का जो है वो ए का आ जाएगा कौन सा भाई, चौथा। और ए का चौथा आपका दो ऑप्शनों में दिया गया है, यहां तक देखो। तो ए और डी तो आपका आना नहीं, इसको तो दो काट बिल्कुल। बात करें डी की, डी के सामने आ जाएगा भाई कौन सा, तीसरा। तो डी के सामने आएगा तीसरा, यानी कि कुल मिलाकर जो है सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि बी का पहला है और सी का आपका कौन सा आ जाएगा भाई, सी का है इसमें बी, यानी कि सी का दूसरा है और डी का तीसरा है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने वो आ चुका है। एक तरफ शासक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ व्यक्ति जो उनके दरबार में आए या उनके दरबार में रहते थे या कुछ उनके विद्वान व्यक्ति थे, उनसे संबंधित ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखो इसमें सबसे आसान आपको क्या लगेगा, सबसे आसान आपको लगेगा बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है। बिंबिसार के दरबार में एक जो है वेद रहा करता था, राजवेद, जो उसका राजवेद था बिंबिसार का, वो कौन था उसके बारे में पहचान करो। सबसे पहले तो देखो राजवेद था कौन, राजवेद हुआ करता था बिंबिसार का, जिसे कहते हैं क्या, जीवक। और जीवक को ही उसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था। तो ए का तो हो गया भैया थर्ड। देखो कई बार ऐसा होता है
देखो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूजीसी नेट में आपका लगभग ये मान लो कि 3 घंटे का समय रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिलान करने वाले। इसमें सबसे पहले देखो ए का आपका तीसरा है, ऑप्शन के हिसाब से देखो ए का तीसरा केवल आपका ए और डी में दिया गया है, तो आप इसमें बी को भी काट सकते हैं और सी को भी काट सकते हैं। अब रह गया इसके बाद में दूसरा, बिंदुसार की बात करें। बिंदुसार जो है, बिंदुसार की अगर हम बात करें तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यानी कि अशोक से पहले गद्दी पर बैठा था। तो इसके दरबार में कौन आया, आप सभी जानते हैं कि डाइमेकस जो था, ये डाइमेकस ये इसी के दरबार में आया था। तो बी का पहला हो गया। अब बी का पहला देखो कौन से में दिया गया, बी का पहला, एक मिनट भाई, बी का पहला बी में दिया गया है भाई, सॉरी, बी का पहला जो है केवल ए में दिया गया है। तो यहां पर देखो ए आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए ऑप्शन ऑप्शन, क्योंकि देखो डी में बी दे रखा, ये होगा नहीं, अगले को देखने की जरूरत ही नहीं। अगर देखना भी चाहो तो फिर अजात शत्रु आ जाएगा। अजात शत्रु के दरबार में रहा करता था वत्सकार, और गोंदो फर्नीज एकमात्र ऐसा भारत का शासक था जिसके दरबार में सबसे पहले जो आपका ईसाई धर्म प्रचारक आया उसका नाम था सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस सबसे पहले गोंदो फर्नीज के ही शासनकाल में भारत में आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर ये गलती से दक्षिण भारत में चला गया और वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। तो वर्तमान में सेंट थॉमस का जो मकबरा है, ठीक है, तो वो दक्षिण भारत में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने वो आ चुका है, और इसमें आपको बताना भाई कौन सा कथन सही नहीं है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य की अवधि की एक विशेषता, विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्राय स्वीकार किया जाता है। निम्न कारणों में से कौन कारण उस वृद्धि में सहायक नहीं हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर जो है उस वृद्धि में कौन सा कारण ऐसा है जो सहायक नहीं था, ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, क्वेश्चन को करेंगे हल। तो भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था क्या। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का वो दौर था जिस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इस समय पूरा भारत एक नहीं था। पूरा भारत एक, देखो कभी भी अगर आप देखोगे प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत के, मध्य भारत जो है मध्यकालीन भारत तक, भारत कभी भी एक रहा ही नहीं है। भारत एक जो हुआ पहली बार वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। पूरे भारत पर जो शासन किया वो अंग्रेजी शासनकाल के द्वारा किया गया, वरना दक्षिण भारत में हमेशा अलग से ही स्वतंत्र राज्य रहे हैं। कई बार आपका देखो अशोक के समय भी अगर बात करोगे आप, तो अशोक के समय भी केवल कर्नाटक तक, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी कर्नाटक तक ही भारत का राज्य रहा। दक्षिण भारत के राज्य उस समय भी स्वतंत्र हुआ करते थे। इसके बाद अशोक के समय भी ऐसे ही हुआ। और सम्राट अगर बात करें अशोक की, तो उसके समय भी ऐसे ही रहा। उसके बाद फिर एक भारत होने का जो दावा किया जाता है वो किसके समय किया जाता है, औरंगजेब या फिर आपका अकबर के समय किया जाता है। लेकिन अकबर के समय भी दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र थे, यानी कि जैसे आपका बहमनी साम्राज्य के जो टूटे हुए क्षेत्र थे, अहमदनगर वगैरह, बीजापुर, आपका बरार, तो ये कई क्षेत्र ऐसे थे जो उस समय भी अलग रहे हैं। तो पूरे भारत को एक कभी नहीं किया गया, अंग्रेजों के काल में ही पूरा भारत एक हुआ था। तो ये ऑप्शन एक जो है ये पहला ही ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। भारत राजनीतिक दृष्टि से कभी एक रहा ही नहीं, अंग्रेजी काल में ही आकर एक रहा था। उसके बाद आज के समय भारत जो है राजनीतिक दृष्टि से एक है। तो ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा। मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता की थी। बिल्कुल बात सही है। इंडो यूनानी शासकों ने पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय देशों में घनिष्ठ संपर्क स्थापित किए। बिल्कुल बात सही है। इसके अलावा शक, पहलव और कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया था। यह भी बात सही है। ऑप्शन एक ही केवल गलत है कि पूरा भारत जो है आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच पूरा भारत एक हो गया था। बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका सूची मिलान करनी भाई कि कौन सा स्टोव हमको कहां से प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो फटाफट इसका जो है आंसर देने का प्रयास करो कि क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है आपका वो है आपका सांची का स्तूप। ये प्राचीन स्मारक है और वो किससे, उसकी मुख्य विशेषता क्या है ये हमको इसमें बतानी है। तो सांची का स्तूप दिया गया है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिया गया है। आप सभी जानते ही हैं नालंदा विश्वविद्यालय को, कहां पर है तो बिहार में है, बिहार के राजगीर में है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अगर हम बात करें
जुन्नर, जुन्नर दिया गया है, जुन्नर, ठीक है। अच्छा, जुन्नर है, इसके बाद एलोरा है। एलोरा की गुफाओं के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सांची का स्तूप, सांची के स्तूप का जो संबंध है वो किससे है भाई? सांची के स्तूप का संबंध अगर बात करें, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक, जी नहीं, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक जो है आपका क्या है? जुन्नार है। सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक जो है, एक मिनट, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक जुन्नार नहीं है। सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक की अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा जो है साफ कर देता हूं पहले। गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन है। चलो ये दोबारा देखते हैं भाई। ठीक है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक की अगर बात करें, सॉरी, सांची के स्तूप की, तो सांची के स्तूप का जो संबंध है, सांची का स्तूप रहेगा आपका हिंदू और बौद्ध जैन मंदिरों का प्रतिनिधित्व, नहीं जी नहीं, एलोरा करता है, तो ये तो एलोरा करेगा। दूसरे का तो ये आ जाएगा। अच्छा, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक की अगर हम बात करें तो ये किसका है भाई? नालंदा का है, नालंदा आ जाएगा इसका। सांची के स्तूप की बात करें तो सारीपुत्र और मोदगलैन के अस्थि अवशेष बिल्कुल सांची स्तूप में ही है। सांची स्तूप में आपका सरीपुत्र या सारीपुत्र और बोध गलायान के अस्थि अवशेष इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। और जुन्नार की बात करें तो जुन्नार जो है वर्तुल विन्यास वाला चैत्य ग्रह है, एक पूजा ग्रह है। क्या? जुन्नार, जुन्नार जो है एक पूजा ग्रह है जिसको एक चैत्य ग्रह कहा जाता है। भारत में अगर बात करें तो 10 चैत्य ग्रह, लगभग 10 से ज्यादा चैत्य ग्रहों की हमको जानकारी देखने को मिलती है। एलोरा की बात करें तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों से संबंधित है, लगभग हिंदू से भी, बौद्ध से भी और जैन धर्मों से भी संबंधित है। तो एलोरा का दूसरा आ जाएगा। और देखो अगर हम बात करें डी का दूसरा और सी का आ जाएगा कौन सा, सॉरी, ए का आ जाएगा तीसरा। तो ए का तीसरा आपका केवल एक तो ए में दिया गया है, इसके अलावा तो बी को काट सकते हैं आप और आपका डी को भी काट सकते हैं। तो ए में दिया गया और सी में दिया गया, इसके अलावा बी का पहला केवल बी में दिया गया, सी में नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर आपका ए ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नंबर 11। कुमार प्रथम, कनिष्क, इसके अलावा अगतोकलीज और छत्रप राजूवुल, ये कुछ प्रमुख शासक दिए गए हैं। उनके सिक्कों पर आकृति, जो प्रदर्शित आकृति की गई है, उनके बारे में हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर इसको बताना है भाई। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वे आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए जो है आपको ये क्लास कराई जा रही है। देखो सबसे पहले बात करें कुमार प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम की, तो उनके जो आपके सिक्के हमको प्राप्त हुए वो मयूर की आकृति के प्राप्त हुए हैं। किस आकृति के प्राप्त हुए? मयूर की, यानी कि उन पर जो है मोर की आकृति हमको देखने को मिली है, मयूर की आकृति देखने को मिली है। जबकि इसने दिया है चक्र पुरुष, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क के जो सिक्कों पर है वो अर्धोक्सो ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगतोकलीज, इस पर बलराम के आकृति देखने को मिलती है। और छत्रप राजूवुल पर आपका प्लस के आपके चित्र देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कुमारगुप्त के सिक्कों पर जो है मयूर की आकृति हमको देखने को मिलती है, न कि चक्र पुरुष की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आया है आपके सामने वो है निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों में संपादित करने से सिद्ध होता है? यानी कि कौन सा वो राजा था जिसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? बस टोटल कुल मिलाकर ये आपको याद रखना है कि धर्म महाराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा राजा रहा। देखो वाकाटक वंश का एक राजा था जिसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। तो प्रवरसेन प्रथम ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये आपका शुंग वंश का संस्थापक था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये गुप्त वंश का शासक था। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा भाई डी, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। धर्मराज की जो उपाधि धारण की थी वो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन के द्वारा की गई थी और उसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रवरसेन प्रथम के द्वारा लगभग 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे और इसने सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। तो धर्मराज के अलावा इसने सम्राट की उपाधि भी धारण
की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दिए थे? तो भाई 5 गांव दान में देने वाला पाल वंश का शासक था, जिसका नाम था देवपाल। तो देवपाल के द्वारा शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को नालंदा में विहार नालंदा में विहार स्थापित करने के लिए 5 गांव दान में दिए गए, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है उससे खर्च उठाया जा सके। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हमने चर्चा की, ये गुप्त वंश का शासक था। हर्ष की बात करें तो हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश का सबसे प्रमुख शासक था और इसको अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना इसको जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के सामने, और इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक तरफ सूची 1 दी गई प्राचीन नगर और फिर आधुनिक नगर, उनको वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो इनके आपको मिलान करने हैं और इनका आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक तरफा आपका जो है प्राचीन काल के नगर दिए गए, जो प्राचीन काल में इनके क्या नाम थे, और एक तरफ देखिए वर्तमान नाम, उनके वर्तमान में क्या नाम है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले बात करें दसपुर की। दसपुर की अगर बात करें तो दसपुर जो है ये आपका एमपी में पड़ता है, और एमपी में अगर हम बात करें इसकी, तो ये दसपुर जो एमपी में पड़ेगा, और इससे जो है ये मध्य प्रदेश में भी कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में स्थित है। तो वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? वर्तमान में इसे बोलते हैं भाई हम मंदसौर जिले के नाम से है। तो ए का अगर देखा जाए तो ए का आपका सेकंड इसमें सही रहेगा, और ए का सेकंड आपका केवल 2 में दिया गया है, डी और ए में। तो या तो ए होगा या डी होगा, तो बी और सी को आप इसमें काट सकते हैं। दूसरा है आपका द्वार समुद्र की बात करें तो वर्तमान में इसे हलेबीड के नाम से जाना जाता है। द्वार समुद्र को हलेबीड के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। मध्यमिका की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, मध्यमिका को। अच्छा, है कहां पर ये वर्तमान में अगर बात करें नगरी की, तो ये आपका चित्तौड़ वाले क्षेत्र में भाई, यानी कि राजस्थान में है। ये चित्तौड़ में आपको देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़। चलिए जी, और बात करें समापा की, तो समापा जो है वर्तमान में ये आपका जोगढ़ वाले क्षेत्र में, ये इसको जोगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? जोगढ़ कहा जाता है। और ये जोगढ़ का जो शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है, ये अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है जोगढ़ का। चलिए जी, तो ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सा भाई? देखो, ए का रहेगा दूसरा, डी और ए में दिया गया है। बी का रहेगा पहला, और बी का पहला केवल आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की भेंट कहां हुई थी? तमिल जो कवि हैं उनका जो तीसरा संगम हुआ, तीसरी जो बैठक हुई, वो कहां पर हुई? देखो, प्राचीन भारत मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो तीसरी बैठक हुई थी तमिलियों की, वो आपकी मदुरै में हुई थी। मदुरा नामक स्थान पर हुई। मदुरा पड़ता है आपका कहां पर भाई? तमिलनाडु में। तो मदुरा में ये आपकी बैठक आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है? सार्वभौम शासकों में की है, ये आपको बताना है। तो अरब लेखक, ठीक है, कौन सा वो अरब लेखक है? किन अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश, अच्छा, दक्षिण के कौन से राजवंश को सबसे प्रमुख या संसार के 4 सार्वभौम शासकों में उसकी गणना की है, ये आपको इसमें बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो अरब लेखक थे, तो अरब लेखकों ने एक वंश था आपका दक्षिण भारत में, राष्ट्रकूट वंश थे। तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, राष्ट्रकूट जो वंश था, इस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम वंशों में की थी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही आ जाएगा। जबकि कल्याणी के चालुक्य भी कर्नाटक के क्षेत्र में थे, वातापी के चालुक्य भी कर्नाटक के क्षेत्र में थे, और कोंकण के मौर्य ये भी आपके कर्नाटक के क्षेत्र में ही थे। तो अगर हम बात करें, इसका सही आंसर वो रहेगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एक तरफ लेखक दिए गए हैं और एक तरफ जो है उनसे संबंधित कुछ पुस्तकें दी गई हैं कि कौन से लेखक के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। इनमें आपके 3 सही हैं और एक इसमें आपको गलत देखने को मिलेगा। तो उस गलत आंसर की आपको पहचान करनी है कि कौन सा इसमें गलत रहेगा। देखो, सबसे पहले राजशेखर दिया गया है।
राजशेखर की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा विद्वसाल भज्जिका नामक पुस्तक लिखी गई, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। श्री हर्ष की बात करें तो नेषधीय चरित्र इसके द्वारा लिखा गया। महेंद्र वर्मन की अगर बात करूं तो इनके द्वारा अगर हम बात करें महेंद्र वर्मन के द्वारा, तो महेंद्र वर्मन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। मत विलास, मत विलास, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन के नाम से उस पुस्तक को जाना जाता है। यह पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन के द्वारा, शूद्रक के द्वारा पुस्तक लिखी गई मचखटिकम। तो आंसर सही हो जाएगा आपका सी। इनके सी ऑप्शन आपका इसमें गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है। ये कथन और कारण का है। कथन और कारण इसमें है आपके, तो एक तरफा आपके कथन दिए गए हैं, दूसरी ओर की अगर हम बात करें तो उसमें आपके कारण इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कथन की, तो जो सबसे पहला जो कथन दिया गया है उसको देखते हैं। सबसे पहला कथन आपके सामने जो दिया गया है वो है पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। बिल्कुल बात सही है। पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकाल से थोड़ा सा पहले, मध्यकाल से पहले के काल में ही क्या हुआ कि क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी जो कवि थे उन राजाओं की प्रशंसा में उन लोगों ने क्या करा, जीवनी, उन राजाओं की जीवनी लिखने का कार्य शुरू किया था। बिल्कुल बात सही है। संध्याकाल नंदी का रामचरित्र इसलिए इस शैली में लिखा गया है जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण देखने को मिलता है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आर और आर दोनों कथन सही है तथा ए सही व्याख्या करता है आर, या ए की सही व्याख्या करता है आर। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। ये भी कथन और तर्क वाला ही है। सबसे पहले दिया गया क्या? सबसे पहले दिया गया भाई, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया। सबसे पहला दिया गया है दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया। भारत के एक बड़े भाग को नहीं जीता था दिल्ली के सुल्तानों ने, सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया। ये ऑप्शन आपका भाई आप इसमें गलत लगा सकते हो, क्योंकि देखो इन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया लेकिन शुरुआत में ही इन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर जो है शासन नहीं किया। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो केवल उत्तर भारत के क्षेत्र में शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत को इन लोगों के द्वारा नहीं जीता गया। एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीता, लेकिन बड़े भाग को वो भी अपने क्षेत्र में शामिल नहीं कर पाया। केवल वे जो है वहां के राजाओं को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया लेकिन उनसे कर प्राप्त करता था बस। तो इसलिए ऑप्शन आप इसमें सही नहीं लगा सकते। दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सेना शक्ति में आप का आधार बनाया। ये बात बिल्कुल सही है। तो आर सही है, ए गलत है और आर इसमें सही रहेगा। तो ए गलत आपका सी में दिया गया है, ए तो गलत रहेगा और आर इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया है? तो तुर्कान ए चहलगानी का जो उल्लेख किया है सबसे पहले, वो एक पुस्तक है आपकी फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन जो पुस्तक है ये किसकी है भाई? ये अब आपका अब्दुल मलिक हाशमी की है। अब्दुल मलिक हाशमी, अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक हाशमी की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में इस बात की जानकारी मिलती है किसकी? तुर्कान ए चहलगानी की। तो सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है तुर्कान ए चहलगानी का वो इसी पुस्तक में किया गया है जिसका नाम है फुतुह उस, या हाँ फुतुह अस सलातीन के नाम से इस पुस्तक को जाना जाता है। और इस पुस्तक में सबसे पहले अबुल मलिक हाशमी के द्वारा इस बात की चर्चा की गई है।
तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? अलाउद्दीन खिलजी को पराजित करने वाला जो मंगोल सेनापति था उसका नाम था तरगी। तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में बताए गए खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? तो खान ए जहां तेलंगानी जो था, जिसका मकबरा अष्टभुजाकार का है, अष्टभुजाकार का जो मकबरा है वो आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, और ये फिरोज शाह तुगलक का ही एक प्रमुख है प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसके अलावा इस मकबरे में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इसको एक अलग रूप दिया गया है कि पहली बार जो है इसमें इसका इस्तेमाल किया गया? देखो, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ, सच्ची मेहराब नहीं, दोहरे गुंबद का प्रयोग भी नहीं, योजना में अष्टभुजीय बिल्कुल सही है कि इस मकबरे में अष्टभुजा यानी कि 8 भुजाओं का, 8 भुजाओं वाला ये मकबरा है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और खान जहां तेलंगानी जो था ये फिरोज शाह तुगलक का ही वजीर या प्रधानमंत्री हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया? यानी कि कौन सी वो चित्रकला थी, कौन से वे लक्षण थे या कौन से वे गुण थे जिसके कारण, जिसने क्या करा, मुगल चित्रकला को एक आधार प्रदान किया, ये हमको देखना। देखो भाई, चोर पंचासिक और सोर चंदा और इंडो पार्सियन इसमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है ये इस तरह का। पाल कश्मीरी और लोल चंदा, देखो लोर चंदा तो है लेकिन पाल और कश्मीरी इसमें देखने को नहीं मिलती। चोप पंचारिक, इसके अलावा कश्मीरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही ये होगा, और कश्मीरी इसमें भी दिया गया, नहीं ये होगा ना ही पाल है। इंडो पार्सियन तो था, इंडो पार्सियन आपका था, लेकिन उसके साथ साथ लोर चंदा और चोर पांचासिक प्रणाली इसमें या शैली इसमें देखने को मिलती है, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 9 मेहराबों का, यानी कि कुल मिलाकर जो है 9 मेहराब किसमें देखने को मिलती है सबसे पहले, ये इसमें आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो शाहजहां का जो भवन थे, शाहजहां के द्वारा जो भवन बनवाए गए, उनमें क्या हुआ, उनमें 9 नोकदार मेहराबों का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल, जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल, ताजमहल में 9 मेहराबों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अगर इसका आंसर देखा जाए तो आपका सिकंदर लोदी के भवन नहीं आएंगे, शेरशाह के भवन, नूरजहां के भवन नहीं आएंगे, शाहजहां के भवनों में क्या हुआ कि नोकदार मेहराबों का प्रयोग किया गया था। नोकदार मेहराब का मतलब है कि ऊपर की जो मेहराब होती है उनमें नोक बनाई गई, उनमें धार बनाई गई एक तरह से। और क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजाहिद की उपाधि प्रदान की गई? देखो, मुजाहिद जो कहा जाता है वो शाहजहां को कहा जाता है, मुजाहिद जो कहा जाता है वो शाहजहां को कहा जाता है, और शाहजहां के द्वारा ही मुजाहिद की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, मुगल वंश के शासक शाहजहां के द्वारा मुजाहिद की उपाधि धारण की गई। जबकि औरंगजेब की बात करें तो इसने जो है आलमगीर की उपाधि धारण की थी, आलमगीर की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। ये सूची वाला है भाई, मिलान करना है आपको। एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है, तो सूची फर्स्ट का सूची 2 के साथ आपको इसमें मिलान करना है। और सूची 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन, उसके हिसाब से आपको करना है। जैसे रामानुज है, रामानुज की अगर बात करें तो रामानुज का जो संबंध था वो विशिष्टाद्वैत दर्शन से था, रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैत दर्शन से था। चैतन्य की बात करेंगे, चैतन्य की अगर मैं बात करूं तो चैतन्य का जो संबंध था वो गौड़ीय वैष्णव धर्म से था, गौड़ीय वैष्णव धर्म से था। वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो वल्लभाचार्य आपके पुष्टि मार्ग से इनका संबंध लगाया जाता है। और नानक की बात करें तो निर्गुण भक्ति
निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति या निर्गुण ईश्वर की भक्ति से संबंधित थे। तो डी का आपका सेकंड रहेगा। देखो डी का सेकंड आपका केवल आपका ऑप्शन डी में ही दिया गया है। और थर्ड रहेगा आपका किसका, ए का रहेगा कौन सा भाई, थर्ड है। और सी की बात करें तो सी का आ जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट ये दिया गया आपका। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ ही मिलान करना है। ये आपका सूफी आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन है। इससे पहले भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखा आपने, अब जो है आपका ये सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आपका एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करोगे तो देखो सबसे पहले दिया गया आपका क्या, कादिरिया संप्रदाय। कादिरिया संप्रदाय का जो संबंध था वो सहा नियामतुल्लाह के साथ इसका संबंध था। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भैया ए का चौथा। देखो ए का चौथा केवल आपका दो में दिया गया, एक तो बी और एक डी। तो आप ए को भी काट दो और सी को भी काट सकते हैं। इसके अलावा नक्सिया वो सॉरी नक्शबंदिया, नक्शबंदिया संप्रदाय का जो संबंध था वो था भाई किसके साथ में, ख्वाजा बाकी बिल्लाह के, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। तो बी का थर्ड आ जाएगा। और बी का जो थर्ड दिया गया केवल एक में दिया गया भाई, बी का थर्ड केवल बी ऑप्शन में ही दिया गया है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा सही। इसके बाद अगर देखें फिरदौसी की, तो फिरदौसी जो है फिरदौसी संप्रदाय ये शेख बदरुद्दीन सकरकंदी से इसका संबंध लगाया जाता है। और सत्तारी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो शाह अब्दुल्ला से ये संबंधित रहेगा डी इससे। तो डी का आपका कौन सा रहेगा भाई, डी का हो जाएगा आपका वो सही, हाँ डी का सेकंड है तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में ही मिलान करने के लिए कह रहा है। तो एक मिनट भाई, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है चलो जी, देखो इसमें मिलान करें हम तो सबसे पहले, अरे कौन से क्वेश्चन में चले गए, एक मिनट रुक जाओ भाई, किस पे चले गए। इससे पहले जो है हमारा क्वेश्चन ये रहेगा 28। तो 28 को देख लेते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले दिया गया क्या, मसंद। मसंद की अगर बात करें तो मसंद जो है सिख गुरु का सहायक था, सिख गुरु का सहायक। तो पहले का तो पहला ही हो गया। इसके बाद सहजदारी, सहजदारी जो है गैर खालसा सिख हुआ करते थे, इनको कहा जाता था। इसके अलावा सरदेशमुखी, सरदेशमुखी मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। और खालसा दल की बात करें तो सिख धार्मिक संगठन था, ये तो सारे सही है भाई। तो पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ये ही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। निम्नलिखित में से किसे वरकारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो वरकारी संप्रदाय का किसको संस्थापक माना जाता है ये आपको इसमें बताना। देखो वरकारी जो है, वरकारी एक प्रकार का संप्रदाय था और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो इसकी स्थापना आपके ज्ञानेश्वर के द्वारा की गई थी। और ज्ञानेश्वर की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्र के एक प्रमुख संत माने जाते हैं। तो ज्ञानेश्वर के द्वारा वारकरी या वरकरी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, तो किसके साथ में शाहजहां के द्वारा करतारपुर का युद्ध लड़ा गया। देखिए करतारपुर का युद्ध जो लड़ा गया वो हरगोविंद सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। हरगोविंद सिंह के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था, कब भाई 1628 में। तो 1628 ईस्वी में हरगोविंद सिंह के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि आपका जो शाहजहां था, शाहजहां का एक बाज उड़कर गुरु हरगोविंद सिंह के पास चला गया और गुरु हरगोविंद सिंह ने उस बाज को देने से इनकार कर दिया, जिस कारण जो है ये आक्रमण किया गया था, युद्ध हुआ। लेकिन उसमें आपका क्या हुआ कि गुरु ने उनका बाज नहीं दिया और ना ही वे गुरु को पराजित कर पाए थे, ना ही वे गुरु को पराजित कर पाए थे, यानी कि कुल मिलाकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गुरु ने जो है गुरु गोविंदपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे थे, लेकिन बाज वापस नहीं किया था, ऐसा कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही आ जाएगा, एक बाज के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31। दीवान ए खालसा निम्नलिखित में से, दीवान ए खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था। दीवान ए खालसा का संबंध कुल मिलाकर किससे था ये बताना है आपको, और किस कार्य के लिए
दीवाने खालसा का गठन किया गया था। देखिए दीवाने खालसा जो है, इसका जो गठन किया गया, दीवाने खालसा का, इसका गठन किया गया था राज्य से सीधे नियंत्रण में आने वाली जो भूमि थी, उसी को खालसा भूमि, यानी कि सरकारी जो भूमि जमीन हुआ करती थी, उसको खालसा भूमि कहते थे। और खालसा भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही ये आपका दीवाने खालसा स्थापित किया गया था, जो राज्य के सीधे नियंत्रण में थी। उसी भूमि को खालसा भूमि कहते थे या सरकारी भूमि को कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32। मालगुजार, एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है और एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। सबसे पहले दिया गया है मालगुजार। मालगुजार का जो संबंध है वो भूमि धारक प्राथमिक जमींदार से हुआ करता है। भूमि धारक प्राथमिक जमींदार। अब देखो ए का केवल पहला है, सॉरी ए का चौथा है भाई, सॉरी ए का चौथा, तो ए का चौथा आपका केवल किस में दिया गया है, केवल ए में दिया गया, तो इसी हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुफ्ती की अगर बात करें तो मुफ्ती का जो संबंध था वो मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे, यानी कि ये इससे हो जाएगा। अंजुमन की बात करते हैं तो अंजुमन जो था वो स्थानीय मुस्लिम संस्था थी, इसको अंजुमन कहा जाता था। और खानजाद की अगर बात करें तो आनुवंशिक मुस्लिम अभिजात वर्ग के लोग हुआ करते थे, जिन्हें खानजाद कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हुंडी, सूची वन में और सूची सेकंड में मिलान करना आपको। तो सबसे पहले आपके सामने दिया गया हुंडी, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है दस्तक। दस्तक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि 1717 ईस्वी में मुगल वंश के एक शासक थे फर्रुख सियर, उन्होंने अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार दिया था, दस्तक का प्रमाण दिया था। ठीक है, एक तरह से क्या था, ये कर मुक्त व्यापार करने का एक अधिकार हुआ करता था, जिसको दस्तक दस्तक कहा जाता था। इसके अलावा दूसरा दे रखा जिन्होंने सनद। सनद क्या है, सनद जो है मुगल शाही जो है, मुगलों के आदेश हुआ करते थे, मुगल शाही आदेश। तो मुगल शाही आदेश आपका ये देखो फर्स्ट से मिल जाएगा। इसके बाद आपका दस्तक की अगर बात करोगे तो ये कर मुक्त छूट, यानी कि कर की छूट में प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला एक आज्ञा पत्र था। तो देखो बी का आपका चौथा है और सी का आपका पहला है, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हुंडी की, तो हुंडी क्या था, एक विनिमय पत्र था। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। अब देखो पहले का दूसरा हो गया तो डी रह गया, डी का तीसरा हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्या था, ददनी, प्राथमिक उत्पादों को अदा किए जाने वाला एक अग्रिम कर हुआ करता था। यानी कि किसी उत्पादन के लिए, किसी क्षेत्र के लिए जब कोई कृषि की जाती थी तो उसके लिए पहले से ही जो कर दे दिया जाता था उसी को क्या कहते बोलते थे, ददनी कहा जाता था। ये भी अंग्रेजों के काल में ही होता था भाई। तो कुल मिलाकर आधुनिक काल से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ए का आपका कौन सा रहेगा, ए का रहेगा भाई कौन सा, हुंडी विनिमय पत्र सेकंड। तो ए का सेकंड दो में दिया गया है, एक तो आपका ए में और एक सी में। तो बी को भी हटा दो और डी को भी हटा दो आप। अच्छा जी, उसके बाद दस्तक, दस्तक का क्या लगाया हमने, चौथा। तो बी का चौथा देखो कौन से में है, बी का चौथा आपका ये भाई सी में, ये आ गया यहाँ पर सेकंड और सी। और सी का पहला होगा फिर आपका, देखो सी का पहला सनद मुगल शाही आदेश आ जाएगा और ददनी आ जाएगा आपका थर्ड। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका सही कौन सा भाई, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने और इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि भारत में सर्वाधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजातीय वर्ग में व्यापक असंतोष के कारण यह संयोग टल गया। किस इतिहासकार का ये कथन है, तो ये भाई आर पी त्रिपाठी का कथन है। आर पी त्रिपाठी के द्वारा इस कथन को कहा गया था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में बताना कि भाई कौन सा कथन आपका गलत है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के सबसे प्रमुख शासक और दिल्ली सल्तनत के भी एक प्रमुख शासक माने जाते हैं, जिसने दक्षिण भारत को पहली बार जीता, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में से भी शामिल नहीं किया था। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहले अगर बात करें नंबर एक की, उसने दीवान ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दीवान ए कोही जो विभाग था इसकी स्थापना करने वाला कौन था, इसकी स्थापना करने वाला था कौन, इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सुयोग्य पुत्र के द्वारा जो है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की गई थी। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। चलिए जी ये, इसके बाद
एक मिनट भाई, गलत बता दे भाई। दीवाने को ही जो विभाग था, इसकी स्थापना तो तुगलक वंश के शासक के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई। ए का जो सही है वो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज मुबारक शाह खिलजी नहीं आएगा इसका, इसका आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के द्वारा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक भी इसी को माना गया। तो ये था, तो यही ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन की करधान नीति की आलोचना की है, बिल्कुल सही है। कोतवाल मलिक फखरुद्दीन उसका वफादार था, ये भी सही है। इसके अलावा उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, बिल्कुल सही है। यही एकमात्र खलीफा माना जाता है भारत का जिसने अपने आप को स्वयं को ही खलीफा घोषित इसने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका सबसे पहले दिया गया बाबर के जीवन वृत्त में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया। जो बाबर की जो जीवनी है, कहा गया भाई बाबर की जो जीवनी है उसमें बाबर के जीवन के बारे में या बाबर के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, बात बिल्कुल सही है। बाबर के कार्यों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, इस बात में कोई भी आपका औचित्य नहीं है, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही रहेगा। जबकि पूछ रहा गलत, इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया है, बिल्कुल बाबर के ढोल नगाड़े प्रकृति जो आपका नेचर है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जहां उसने अपना समय बिताया, बिल्कुल उसके बारे में जानकारी दी गई, तो यही गलत हो जाएगा। उसने अपने और समकालीन लोगों और उनकी अच्छी और बुरी बातों के बारे में भी प्रकाश डाला। जी हाँ, उसने बताया है कि जो है दक्षिण भारत में विजयनगर का जो साम्राज्य था वो उस समय का सबसे समृद्ध साम्राज्य था, आसपास के राज्यों के बारे में उसने जानकारी दी है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37, इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे ये आपको इसमें बताना है। तो तुलसीदास के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी ये आपको इसमें बताना है भाई। तो फटाफट बता दो कि तुलसीदास के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी। चलो जी बताओ, तुलसीदास के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी ये आपको इसमें बताना है। तुलसीदास के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? देखो भाई, तुलसीदास ने गीतावली नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस की रचना की, बिल्कुल सही है। और गीतावली नामक पुस्तक की रचना की, ये भी लिखी गई। तो भाई साहब इन सभी को लिखा है किसने? तुलसीदास के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग चित्रकार था? भाई कौन सा ऐसा चित्रकार था मुगल वंश का जो व्यंग चित्रकार था? यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया आपका क्या? बसावन। ऑप्शन बी में दिया गया क्या आपका? मनोहर। सी में है आपका मिस्किन और डी में अबुल हसन दिया गया है। तो देखिए व्यंग की अगर बात करें, व्यंग पर जो चित्र बनाता था वो बनाता था आपका मिस्किन। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या होता था, इसमें चित्रकार जो थे वे क्या करते थे? वे एक तरह से जो है एक दृश्य, एक जो है हास्यप्रद चित्र को बनाने का प्रयास करते थे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। काफी लंबी क्लास होगी भाई है, चलो कोई बात नहीं, 11 क्वेश्चन और रह रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं इनको भी समाप्त। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए वक्तव्यों के बारे में भी जो है आपको सही कथन का चयन करना कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, चलो जी तो देखते हैं सबसे पहले जो कौन सा जो है इसमें आंसर सही हो सकता है इसका। देखो सबसे पहले जो दिया गया वो दिया गया है सामासिक शाही वर्ग। सबसे पहले जो दिया गया वो दिया गया है सामासिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे पदोन्नत रहा। बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाएगा भाई। मुगल वंश में क्या हुआ? मुगल शासक वर्ग के संगठन और प्रसंग के बारे में तो 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे परिवर्तन, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मुगल वंश के जो राजा थे और मुगल वंश के जो अधिकारियों थे उनका धीरे धीरे पतन होता रहा। मुगल वंश का धीरे धीरे पतन होता रहा क्योंकि उसके बाद औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आया। तो एक कथन सही है।
ये सदस्य सामान्यतः खत्री और कायस्थ जातियों से लिए गए थे, यानी कि जो अधिकारी थे इस समय वे खत्री और यानी कि और कायस्थ जातियों से संबंधित हुआ करते थे, ये भी सही है। कुछ ब्राह्मण भी इस शासक वर्ग में शामिल हो चुके थे इस समय की अगर बात करें तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, सारे आंसर आपके सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें एक तरफ कथन दिया गया है और दूसरी तरफ उसके कारण बताए गए हैं। तो 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों के बार बार विद्रोह के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। देखो इस समय क्या हुआ, बात करें 17वीं शताब्दी की बात, तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आसपास की अगर बात करें तो इस समय बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, तो उसके साथ साथ किसानों के भी विद्रोह हुए, किसानों के भी बार बार विद्रोह हुए, जिसमें जाट सबसे प्रमुख थे। तो ये कथन को आप इसमें सही मान सकते हैं। दूसरा चलते हैं भाई, केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावनाएं नहीं थी, बिल्कुल ये भी बात सही है। मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावनाएं नहीं थी, केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ, ये भी दूसरा भी सही है। और भाई लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इस कारण जो है इसमें आप बी लगा सकते हैं आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच व्यापारिक केंद्र नहीं था, यानी कि कुल मिलाकर डचों ने अपनी फैक्ट्री कहां पर स्थापित नहीं की थी, ये आपको बताना है। कौन सा वो क्षेत्र था जहां पर डचों के द्वारा अपनी कंपनी स्थापित नहीं की गई, कौन सा वो क्षेत्र था जहां पर डचों के द्वारा अपनी कंपनी स्थापित नहीं की गई। देखिए डचों ने, अगर हम बात करें, डचों ने लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में अपनी कंपनियां स्थापित की, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जो बंगाल वाला क्षेत्र था, वहां पर इन लोगों के द्वारा अपनी फैक्ट्रियां स्थापित नहीं की गई, और वो क्षेत्र हुआ करता था भाई कलकत्ता के पास में, जिसे बोलते थे हुगली, जिसे हुगली कहा जाता था। तो हुगली के आसपास इन लोगों ने जो है अपने वाणिज्यिक केंद्र स्थापित नहीं किए, जबकि बालासोर उड़ीसा में भी की, करिकाल जो है आपका, करिकाल पड़ता है कहां पर, केरल वाले क्षेत्र में, यहां पर भी स्थापित की, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश यहां भी स्थापित की, लेकिन सी अगर बात करें तो बंगाल के क्षेत्र में या हुगली के क्षेत्र में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं है। देखिए सहायक संधि की अगर मैं बात करूं तो ये वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। राज्यों को अंग्रेज जर्नल के कमान में अंग्रेज बल रखना था, बिल्कुल सही, ये तो सही है। राज्य को अन्य राज्य के साथ युद्ध करने, शांति करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होगी, बिल्कुल बात ये भी सही थी। राज्य अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही थी। यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह दत्तक पुत्र ग्रहण कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। दत्तक पुत्र ग्रहण करने को लेकर ही रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह में शामिल हुआ गया था 1857 के। तो डी ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को न शामिल करने की नीति अपनाई। यानी कि कौन सा वो भारत का गवर्नर जनरल था जिसने ये कहा कि भाई भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं करना है, भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं करना, ऊंचे पदों पर नियुक्त न करने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा अपनाई गई थी। कॉर्नवालिस वो गवर्नर जनरल था जिसने कहा कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त न किया जाए और यूरोपियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए नौकरशाही में। ठीक है भाई, चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 44, कथन और कारण से संबंधित है। एक इसमें कथन दिया गया है, एक उसके बाद फिर उसका कारण दिया गया। तो कथन और कारण दोनों दिए गए, तो आपको बताना भाई इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए सबसे पहले अभिकथन जो दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। अभिकथन की मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने भारत से अलग अलग भागों अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराव नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है भू राजस्व की लगान या वसूल या अवधि लागू की थी। इसके बाद इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए, बिल्कुल सही है। इस नीति के कारण क्या हुआ कि भारतीय किसान कंगाल हो गए। तो भाई दोनों कथन सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या भी करता है। तो वो आपका देखो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है।
बिल्कुल आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत, ये तो होना नहीं है, दोनों गलत, ये नहीं होना, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। दोनों ऑप्शन एक जैसे दे दिए भाई, एक में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं इसमें, ए जो है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कर्जन किचनर का वर्ष 1904 से 1905 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा ही आपको इसमें आंसर इसका लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? बंगाल विभाजन तो है ही, ठीक है, बंगाल विभाजन तो था ही, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है कि देखो, बंगाल विभाजन 1904 से 1905 का विवाद। अच्छा, करजन किचनर कहा भाई इसने, करजन किचनर। करजन किचनर जो है, इसका जो आपका संबंध था वो वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना था, इससे संबंधित था, न कि बंगाली विभाजन से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। उस शासक का नाम बताइए जिससे जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। भारी कुशासन का आरोप लगाकर किस राजा को हटाया गया या किस शासक को हटाया गया था? देखिए, बात है आपकी लगभग 1872 की। 1872 में अगर हम बात करें तो यहां पर नॉर्थ बुक जो था वो भारत का गवर्नर, सॉरी, वायसराय बनकर आया था। नाम क्या था? नॉर्थ बुक। कब आया ये 1872 में आया था भाई। 1872 से लेकर और ये रहा है आपका 76 तक, 4 साल तक इसने भारत में शासन किया। इसने 4 साल तक ये भारत में रहा। तो इसने जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था एक आपका 1872 में, नेटिव मैरिज एक्ट, जिसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। तो इस बात का विरोध जो है, बड़ौदा के एक गायकवाड़ थे, मल्हार राव गायकवाड़, जो बड़ौदा के थे, इन्होंने विरोध किया, जिस कारण इन्हें जो है कुशासन का आरोप लगाकर अपने पद से हटा दिया गया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित स्थानों में वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? भाई मुजफ्फरपुर में हुई थी? नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में तो आपका जो है जज की गाड़ी पर बम फेंका गया था। तो 1906 की घटना है। किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती? ये रंगापुर में हुई भाई। कहां पर? रंगापुर में। रंगापुर नामक स्थान पर हुई थी ये डकैती। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, क्या करना है भाई? इनको सही क्रम लगाने हैं। निम्नलिखित भारतीय विद्या शास्त्रियों को उनके कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि उनको सही मिलान करके आपको इसमें लगाना है। सही मिलान करके लगाना भाई, लगाओ। लगाते हैं जी, चलो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? विलियम जोन्स का। सॉरी, विलियम जोन्स का ही नाम आ जाएगा। तो नंबर 1 पर इसको रख लो। उसके बाद अगर आप बात करोगे दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आप जो है किसे रखोगे? जेम्स फर्गुसन को रखोगे। दूसरे नंबर पर जेम्स फर्गुसन को रखा जाएगा। दूसरे नंबर पर जेम्स फर्गुसन आ जाएगा और उसके बाद में आप कनिंघम आएंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर रखोगे आप जेम्स बर्गेंस नंबर 4 पर। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो ये पहला, इसके बाद फिर आएगा आपका चौथा, और फिर दूसरा, फिर पहला। तो पहला, चौथा, एक मिनट, गलत हो गया भाई। अलेक्जेंडर कनिंघम और बर्गेस, देखिए कोई समय दे रखा गया, पहला चौथा, तो इसी में दे दिया पहला चौथा, और मैं ही नहीं, तो यही हो जाएगा, बस यही सही रहेगा। देखिए, सी ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें भाई अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगा कौन सा? इसमें आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे, यानी कि तीसरा नंबर आ जाएगा जेम्स बर्गेस का। और चौथे नंबर पे रखेंगे भाई हम किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को।
तो चौथे नंबर पर अलेक्जेंडर कनिंघम को रखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें रखा गया है विलियम जोन्स को, विलियम जोन्स के बाद में आपका जेम्स फर्गुसन को, जेम्स फर्गुसन के बाद हम बात करें तो जेम्स बर्गेज आ जाएगा, और जेम्स बर्गेज के बाद में हम इसमें शामिल करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे बाद में आ जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम भाई 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तरफा तो आपके लेखक दिए गए हैं, क्या हो गया भाई, एक मिनट, ये सामने ये क्वेश्चन नंबर 50, मिनट रुक जाओ भाई। क्या होगा, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपके सामने वो दिया गया है, कुछ आपके इसमें मिलान करने हैं, एक तरफ आप खोजकर्ता और लेखक और उनके मिलान करने हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो है आपका विलियम जोन्स। विलियम जोन्स की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेज। तो इसका ए भाई कहाँ जाके रुकेगा, कंट्रोल प्लस पी, तो इसका आ जाएगा भाई थर्ड, और ए का थर्ड केवल आपका ए में ही दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्स फर्गुसन की बात करें तो जेम्स फर्गुसन के द्वारा जो है आर्कियोलॉजी इन इंडिया के नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जेम्स फर्गुसन के द्वारा, चौथा आ जाएगा। सी का दूसरा रहेगा भाई अलेक्जेंडर कनिंघम, द स्तूप ऑफ भरहूत के नाम से इसने पुस्तक लिखी, और जेम्स बर्गेज की बात करें तो इसने इंडियन एंटीक्वेरी के नाम से पुस्तक लिखी, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी आगे भी आएंगे क्वेश्चन भाई। अच्छा, मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी संध्या दैनिक समाचार पत्र का नाम था, तो इसका नाम क्या था भाई, इसका नाम था द मद्रास मेल। द मद्रास मेल के नाम से इसको जाना जाता था भाई, द मद्रास मेल, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। न भूल यह न भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षित, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। यह शब्द किसने कहा, ये शब्द किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है, ऑप्शन ए में जो है वो दिया गया क्या भाई, ज्योतिबा फुले। बी में महात्मा गांधी है, सी की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और ऑप्शन डी में दिया गया स्वामी विवेकानंद। तो आंसर जो इसका सही होगा वो स्वामी विवेकानंद ही सही रहेगा, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है भाई, देख लो, दो चार क्वेश्चन और हैं। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे, उपयुक्त कथन निम्न में से किसने कहा था। 1857 का जो आंदोलन था वो एक आंदोलन नहीं था, ये कथन किसने कहा ये हमको बताना है, बल्कि ये कई आंदोलन थे। तो ये बात कही थी सी ए बेली के द्वारा, सी ए बेली के द्वारा ये कथन कहा गया था, सी ए बेली। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है मिलान करने वाला ही भाई, नारायण गुरु किससे संबंधित थे, तो नारायण गुरु का संबंध था जाति मीमांसा से, जाति मीमांसा से संबंधित था नारायण गुरु का संबंध। इसके अलावा त्रिपुरा नेनी राम स्वामी चौधरी का संबंध की हम बात करें तो इनका संबंध था आपका संबुक वेद से, संबुक वेद। और वेंकट रायलू नायडू का संबंध था राइजिंग सन से, और श्री धरुला नायडू का संबंध था वेद समाज से। तो चौथे का चौथा तो ये तो हटा ही दो भाई दो, अब देखो कौन सा रह गया, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा आपका दो में दिया गया है वो हटा ही दिया, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान नहीं करना, बस इनका
कालक्रम आपको बताना कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ, उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ, यानी कि कुल मिलाकर आंदोलनों का क्रम हमको इसमें देखना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको इसमें इन आंदोलनों में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ, सबसे पहला आंदोलन हुआ था आपका वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है वो 1820 के आसपास से, सॉरी, वहाबी जो आंदोलन था ये, हाँ ये ठीक है, वहाबी आंदोलन ये 1820 के आसपास का आंदोलन है, वहाबी आंदोलन। इसके बाद तो इनके दूसरा सबसे पहले आ जाएगा, और दूसरा केवल आपका ए और सी में दिया गया है, तो बी भी हटा दो आप और डी भी हटा दो इसमें। इसके अलावा अब देखो जी, इसके बाद हुआ फिर कौन सा आंदोलन है, कूका आंदोलन। ये 1860 के आसपास की बात है, ये पंजाब में हुआ 1860 के आसपास, कूका आंदोलन। चलो जी, उसके बाद मुंडा तो सबसे बाद में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुका आंदोलन हो गया। कुका आंदोलन के बाद मुंडा आंदोलन की हम बात करें तो ये 1995 के आसपास की बात है, 1895, सॉरी 1895 के आसपास की बात है। उस समय ये आंदोलन हुआ था और 1900 तक चला। मोपला की बात करें तो मोपला जो है ये 1921 में हुआ था भाई। 1921 में जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो केरल के क्षेत्र में मोपला आंदोलन हुआ था। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा दूसरा, उसके बाद आएगा फिर पहला, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पारित अधिनियम के कालक्रम के बारे में दिए गए कूट के बारे में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो सबसे पहले आपका इसमें देखना भाई, हमको सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, उसके बाद फिर कौन सा एक्ट आया। तो कुल मिलाकर एक्टों की हमें इसमें पहचान करनी है। देखो सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें, वो दिया गया है आपका ब्रह्मो विवाह अधिनियम। ब्रह्मो विवाह अधिनियम जो आया वो 1872 में आया था भाई। कब? 1872 में। तो ये 1872 में आया। शारदा अधिनियम की बात करें तो शारदा अधिनियम जो है 1929 में आया था, 1929 में आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 में आया, 1856 में, कार्नवालिस के समय 1856 में। और एज ऑफ कंटेंट बिल की अगर मैं बात करूं तो ये 1891 में आया था, 1891। अब इनका मिलान कर लो। देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कौन सा इसमें, सबसे पहले आएगा 1856, 1891, 72। सबसे पहले आ जाएगा भाई 1856, यानी कि थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। और थर्ड ऑप्शन केवल आपका या तो आपका डी में दिया गया है या फिर आपका बी में दिया गया। उसके बाद 1856 के बाद बात करेंगे हम 1872 की, तो फिर पहला आ जाएगा। पहला यानी कि थर्ड आ गया और फिर पहला आ गया, इसमें भी थर्ड आ गया और पहला आ गया, दोनों बिल्कुल सेम है भाई। चलो जी, इसके बाद थर्ड आ गया, पहला आ गया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, 1872 आ गया, 1891 यानी कि चौथा आ जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका इसमें भी दिया गया है, सॉरी डी में दिया गया है लेकिन इसमें नहीं दिया गया, तो इसको भी हटा दो, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कौन सा है भाई, 57। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जबकि महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, महात्मा गांधी ने की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं रहे। वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? वेवेल योजना जो थी इसका ठोस परिणाम क्या था ये आपको बताना। क्या संविधान सभा का गठन किया गया इसमें? क्या इसी के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था? या फिर आपका दिया गया क्या, धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली? या फिर भारत उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह हुआ? या फिर शिमला सम्मेलन बुलाया गया? देखो वेवेल योजना के जस्ट बाद बिल्कुल शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, तो ठोस परिणाम रहेगा शिमला सम्मेलन का। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भर्ती और चयन की विधि, भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर, भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? कौन सी समिति का गठन किया गया भाई भर्ती और चयन के लिए?
तो वो थी भाई DS कोठारी समिति, DS कोठारी समिति थी। और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। वो लिया था भाई आपका फ्रांसिस डे के द्वारा, फ्रांसिस डे के द्वारा लिया गया था, फ्रांसिस डे। एक मिनट भाई, ये तो गलत हो गया, फ्रांसिस डे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के आपके क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आने की जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने सारे लिए हैं ये, और इनको आपको हल कराने का प्रयास किया है। तो ये यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो यहीं पे आज जो है हम अपनी क्लास को देंगे विराम। चलिए नमस्कार।